तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर एग्जामिनेशंस में जितने भी एग्जाम हुए अभी तक में 10 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फूल में मादा प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं। तो सही जवाब क्या था? कार्पेल। अच्छा, अगर मादा प्रजनन की बात की तो नर फूल जो होता है, जो मेल फूल होते हैं, उसमें जो प्रजनन अंग होते हैं उसमें नर फूलों के, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ये एग्जाम में आ गया है और 10 बार से ज़्यादा पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं सेट नंबर 14 लेके जीके का। आज बुधवार है, जैसे हम लोग मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार बुधवार बृहस्पति, 3 दिन हम लोग सेट लाते हैं। 25 क्वेश्चन का सेट होता है और सेट में वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशंस में, सरकारी एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा जा चुके पूछे जा चुके होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन लाया हूँ। वीडियो के अंत ज़रूर देखिएगा और लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आते हैं। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी? तो कोई भी जो लिक्विड से किसी भी चीज़ का हम लोग अम्लीय क्षारीय कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं पीएच वैल्यू से। पीएच का मान क्या मतलब, फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों, जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो देखा कीजिए ना, तो कॉपी पेन जरूर रखिए। मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बता देता हूँ ना साथ में, जो एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप उसको अगर लिख लीजिएगा साथ में ना, तो आपकी तैयारी बहुत तगड़ी होने वाली है। इस बात का मैं आपसे गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ, है ना। फालतू बातें बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो लार पीएच का जो वैल्यू होता है, ये डिसाइड करता है कोई भी चीज़ अम्लीय है यानी एसिड है, या बेस है, या न्यूट्रल है। ये एन से न्यूट्रल हो गया, या बेस हो गया क्षार जिसको बोलती हो, ठीक है। और ये होता है एसिडिक, एसिड हो गया यानी अम्ल। देखो, बीच का वैल्यू तो 7। अगर पीएच का वैल्यू 7 रहा तो वो न्यूट्रल उदासीन हो जाएगा। 7 से कम रहा यानी 0 से 7 रहा तो अम्लीय हो जाएगा। और 7 से ज़्यादा यानी 14 तक वैल्यू रहता है तो वो क्षारीय हो जाता है। तो जो लार का जो होता है, मानव लार, वो एवरेज जो औसत जो उसका पीएच होता है वो होता है 6.8, जो कि 7 से कम है यानी अम्लीय हो गया। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और जान लो कि मानव लार में कितना जल होता है। तो मानव लार में 98% वाटर होता है। क्या होता है? 98% वाटर। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि मानव लार का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है एवरेज 6.8। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इसकी स्थापना किसने की थी? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, कहीं कहीं इसको सी राजगोपालचारी भी लिखता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही जवाब है भीमराव अम्बेडकर, बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। न्याय की जंजीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है। न्याय की जंजीर किसका उपनाम है? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? किनको न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था? सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर, डी इसका राइट आंसर हो गया। और इनको ही न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। ये एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न है, हल्का सा समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहीं ये पूछता है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था या शिक्षक का नाम क्या था, ये भी पूछता है। और कहीं कहीं ये पूछता है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। दोनों का जवाब अलग अलग है। क्लियर है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, है ना। शिक्षक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा। अगर आध्यात्मिक आएगा जवाब कुछ और होगा, गुरु यानी शिक्षक की बात करेगा तो जवाब कुछ और होगा। क्लियर है। तो जो शिवाजी के गुरु थे उनका नाम था क्या? ऑप्शन है कन्हौजी जोधे, नेताजी पालकर, कोंडदेव और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कोंडदेव। कोंडदेव जो थे शिवाजी गुरु थे और इन्होंने शिवाजी को एक अच्छा प्रशासक और अच्छा सेनापति, सैनिक बनाया था शिवाजी को। किन्होंने? तो कोंडदेव ने। इन्होंने ही शिवाजी को शिक्षा दी थी और एक अच्छा प्रशासक भी बनाया और अच्छा सैनिक भी बनाया। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या था दूसरा कि जो पॉइंट आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो उनका नाम था रामदास। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, एग्जाम में आ चुका है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, तो वो था रामदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। बिल्कुल लिखने का ना लिखने की गलती मत कीजिएगा। इलाही क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे भी कंफ्यूजन आता है, कहीं पूछता है इलाही क्या था और कहीं कहीं पूछता है दिन ए इलाही। ठीक है, दिन ए इलाही ये क्या था, क्वेश्चन यही पूछ देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, दोनों का दोनों अकबर से जुड़ा हुआ चीज़ है। मुगल शासक अकबर का नाम सुना ही होगा आपने। दोनों दिन ए इलाही और इलाही दोनों अकबर से जुड़ा हुआ चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, दिन जो इलाही है ये ऑप्शन क्या है? सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, तांबे का सिक्का है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। तो पहले इसको समझते हैं। अकबर के द्वारा जारी किया गया एक सिक्का जो कि सोने का सिक्का था, वो था इलाही।
क्लियर हो गया पहला। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये एक इलाही जो होता था 10 रुपये के बराबर होता था उस समय, उस ज़माने में एक इलाही 10 रुपये के बराबर होता था और इसका वजन जो होता था 101 तोले का होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ये लिख लीजिएगा कि जो अकबर के समय में, मुग़ल वंश के समय में, मुग़ल जब शासन चल रहा था उसमें जो इलाही था वो क्या था, सोने का सिक्का था, जिसको जारी किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने जारी किया था। और इसका जो वजन था 101 तोला हुआ करता था। अब आते हैं क्वेश्चन में जो क्वेश्चन से हट के और कन्फ्यूज़न करता है, और मैं हमेशा जैसा बोलता हूँ कि पॉइंट्स भी मैं बताऊँगा, वो था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही क्या था वो जानो। दीन ए इलाही वो था जो कि सभी धर्मों में मूल तत्वों को जोड़ा जाएगा, जिसमें कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को प्राथमिकता दी गई थी। क्लियर है? हिंदू और इस्लाम धर्म को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें था कि सभी धर्मों में मूल तत्व को जोड़ना। तो ये 1582 ईस्वी में लाया गया था। किसके द्वारा? ये भी अकबर के द्वारा ही लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या था? इलाही क्या था? तो इलाही सोने का सिक्का था। और दीन इलाही क्या था? वो एक धर्म का स्वरूप कह सकते हो, जिसमें के अंदर एक रूल था कि सभी धर्मों के अंदर मूल तत्वों को जोड़ा जाएगा, और उसको 1582 में लाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आगे भी बहुत मिलने वाले हैं। अच्छा सुनो, रुको, आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं अगर पढ़ाने का तरीका कैसा है, अगर आपको कुछ समझ में अच्छा आता है तो आप फीडबैक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फीडबैक देके कमेंट में कि गुड, पुअर और वेरी गुड, ठीक है? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है परफेक्ट पुस्तक जीके। और आप जब हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो फर्स्ट में ही इसका लिंक दिया गया, डायरेक्टली क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे वीडियोस जैसे हम बोलते हैं मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को 3 दिन वीडियोस आएगा। अगर आप एसएससी का सीरियस स्टूडेंट हैं या रेलवे का सीरियस स्टूडेंट हैं, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इवन मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही सही सोच के बोल रहा हूँ, आप अगर पीसीएस तक की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए जीके पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको इतना डेप्थ में जैसा मैं बता रहा हूँ ना, उससे क्वेश्चन ही आएंगे। तो आप अगर पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियोस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, शून्यवाद का जनक किनको माना जाता है? शून्यवाद का जनक क्या है? टोल्स्टॉय, ऑन चेखव, लामोंटोव और इनमें से कोई नहीं। तो शून्यवाद का जनक माना जाता है नागार्जुन को, क्योंकि इसका डी आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नागार्जुन को शून्यवाद का जनक माना जाता है। लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। पारा का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? पारा का विशिष्ट ऊष्मा के जगह पे हम लिख सकते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो सही रहेगा, है ना? विशिष्ट ऊष्माधारिता, पारा का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है? 130, 210, 460 और 140 कितना होता है? सही जवाब। अच्छा, आपको जवाब पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, ABCD करके, जैसे क्वेश्चन नंबर डाल दिया और उसके बाद ABC या D, आपको जो सही जवाब लगता है, तो इससे आपके नॉलेज का भी टेस्ट हो जाएगा, है ना? तो पारे का विशिष्ट ऊष्मा क्या है? वो होता है 140। अच्छा चलो एक चीज़ और पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा कितना जल का होता है? वो होता है 4200। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पारे का तो इतना है, ठीक है, 140। सबसे ज़्यादा किसका होता है? जल का। क्वेश्चन लोहे वाला भी आ चुका है। लोहे कितना होता है? लोहे का होता है 460। विशिष्ट ऊष्माधारिता लोहे का 460, जबकि जल का होता है 4200। ठीक है, आगे आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बौनापन किस तत्व की कमी से होता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तत्व लिखा गया, ये एक्चुअली तत्व है, ठीक है? बौनापन किस तत्व की कमी से होता है? तांबा, सीसा, आयोडीन और लोहा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या पता है? बौनापन, जो इंसान बौना हो जाता है वो किसकी कमी से होता है? सही जवाब क्या है? वो है D, आयोडीन। आयोडीन की कमी से ही बौनापन होता है। इतना ही नहीं, आयोडीन की कमी से क्या क्या होता है वो जानिए। सबसे पहले जो शारीरिक ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, शारीरिक जो विकास होता है वो रुक जाता है। दूसरा, बौनापन होता है। तीसरा, जो कि खुद से महिलाओं में आप सुने होंगे गर्भपात हो जाता है, उसका भी आयोडीन ही कारण बनता है, आयोडीन कमी के कारण होता है। चौथा, घेंघा बीमारी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जिसमें गले में प्रॉब्लम हो जाता है, ये भी आयोडीन की कमी से होने वाला है। इवन विकलांगता, जिसको हैंडीकैप बोलते हो, विकलांग, ठीक है, ये भी विकलांग, ये भी किससे होने वाला है? आयोडीन कमी से होने वाला है। तो आयोडीन कमी से अगर देखा जाए तो बहुत सारे रोग होते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो गर्भपात की बात करो, महिलाओं में गर्भपात हो जाता है। दूसरा, बौनापन, तो आंसर हमने पढ़ ही लिया। तीसरा, विकलांगता कह सकते हो। चौथा, शारीरिक विकास नहीं होता, रुक जाता है, थोड़ा सही करना ही है, लिख लेना, शारीरिक विकास जो होता है वो रुक जाता है।
पाँचवा कहा जाए तो घेंगा की बीमारी होती है, घेंगा की बीमारी। और छठा भी देखा जाए इसमें तो थकान और कम समय में ही थक जाना, ठीक है, कम समय में थक जाना, थकान जिसको कहते हो। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे की सारी बीमारी होते हैं आयोडीन की कमी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नमक ज़्यादा भी खाना गलत है, लेकिन नमक जो नहीं खाते, आयोडाइज्ड नमक नहीं खाते, उससे आपको ये सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्या है, आधुनिक कंप्यूटर खोज कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? ऑप्शन 1935, 1950, 1946, 1955। सही जवाब है 1946। सही जवाब है 1946, यानी सी इसका राइट आंसर फिर से हो गया। 1946 में ही आधुनिक कंप्यूटर खोज हुई थी। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आप लोगों को। जितने डेप्थ में मैं बता रहा हूँ, टॉपिक्स को लाए जा रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस 3 बार से ज़्यादा एग्जामिनेशन से पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 10 सेट पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जब 10 सेट पढ़ के, 15 सेट पढ़ के, हाँ उसके साथ जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे नहीं, ठीक है। तो जब उन पॉइंट्स के बाद आप सेट लगाएंगे तो आपको लगेगा आप ना बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। जीके तो बहुत वास्ट है, जीके खुद में बहुत वास्ट है। आप कितना जीके पढ़ोगे, 25 पुस्तक पढ़ लो, खत्म नहीं होगा। आप वो पढ़ो ना जो कम समय में ज़्यादा कवर हो जाए, है ना। तो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर किसे कहते हैं, यानी भविष्य का ईंधन? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा उसका जवाब। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? लेकिन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर लिख दिया तो लोग मिस्टेक कर जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और ऑक्सीजन। तो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का ईंधन, हाइड्रोजन को बोलते हैं। ए आंसर का सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है वैसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? देखिए बहुत जगह ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट देगा, इसमें भी ऑप्शन डिफरेंट है। जैसे एक्चुअल में भारत में सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं? क्वेश्चन ये कह सकते हो, भारत में सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं? बाजरा, अफीम, कपास और ज्वार। अफीम जैसे ही काला होता है, सफ़ेद तो होगा नहीं। तो बाजरा, कपास और ज्वार। कपास को भारत में सफ़ेद सोना बोलते हैं। सी इसका राइट आंसर हो गया। इसके अलावा समझिएगा यहाँ पे, इसके अलावा क्या है कि प्लेटिनम का आपने नाम सुना होगा। प्लेटिनम को भी सफ़ेद सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटिनम जो होता है उसको भी सफ़ेद सोना बोलते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है, फीमर है और नन ऑफ दीज है, ठीक है। स्टेप्स की बात करते हैं। देखो कहीं कहीं आपको स्टेप्स लिखा मिलेगा और कहीं स्टेपीज मिला रहेगा, ऐसे स्टेपीज, स्टेपीज ऐसा भी मिलेगा। तो स्टेप्स और स्टेपीज बस नाम कभी कोई जान के कन्फ्यूज़न करने के लिए देता है, ठीक है। मैंने ये ऑप्शन से उठाया, ये मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ कि इसको एक्चुअल में नाम क्या आता है, इसका स्टेपीज आता है। ये हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो कान में ना, एक्चुअली ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कान में कितनी हड्डियाँ पूछी जाती है, एग्जाम में आ चुका है। आप लिख लीजिए, कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक तो स्टेप्स या स्टेपीज जो हो गए। रेस्ट जो 2 हड्डियाँ हैं उनका नाम क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम है इनकुस, इनकुस ये लिख लीजिए। ये क्वेश्चन भी कहाँ पाया जाता है? कान में। दूसरा है मल्लियूस, मल्लियूस, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आ चुका है। मल्लियूस और इनकुस, ये 2 हड्डियाँ जो है कहाँ पर पाई जाती है? कान में। अब इसमें एक क्वेश्चन का आंसर और छुपा है। ये फीमर का नाम पढ़ा है ना, देख रहे हैं? तो फीमर क्या है? फीमर जो है सबसे लंबी, मानव शरीर की सबसे लंबी नदी, ये है हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। और ये कहाँ पाया जाता है? ये जांग में, थाई जो होता है, जांग जो होता है, वहाँ की हड्डी को, जो लंबी वाली हड्डी होती है कमर से नीचे, इसको बोलते हैं फीमर। और इस बॉडी की, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में छोटा भी आ गया, सबसे बड़ी भी आ गया, क्लियर है। और कहाँ पाया जाता है बॉडी में, ये भी आपने देख लिया। राज तरंगनी के लेखक, पुस्तक के रचयिता कौन है? हरिसेन, मानभट्ट, कलहन और बभूति। सही जवाब क्या है? तो कलहन द्वारा ही राज तरंगनी लिखा गया था। सी जवाब इसका सही है। अच्छा, राज तरंगनी पुस्तक क्या ले, तो ये कश्मीर के इतिहास पे लिखा हुआ पुस्तक है, कश्मीर के इतिहास पे लिखा पुस्तक है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फूल में, अभी आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि कार्पेल फूल में प्रजनन तंत्र को बोलते हैं, जिसको हम लोग अंडप भी बोलते हैं, ठीक है, अंडप बोलते हैं इसको, क्लियर है। और दूसरा कि जो पुरुष नर वाला था उसको होता है पुंकेसर, पुंकेसर, उसको सही से लिख देता हूँ मैं। जो नर फूल होता है उसके प्रजनन अंग को बोलते हैं पुंकेसर, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर का पित्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मानव शरीर के पित्त का पीएच मान कितना होता है? 9.8, ठीक है, 7.7, 7.4 और 11.3। सही जवाब क्या होगा? तो ये होता है 7.7, पी हो, उसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
मैकमोहन रेखा किन दो अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमाएं हैं? कौन सा मान मैकमोहन रेखा? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक मैकमोहन रेखा और एक देखते हैं, भारत फ्रांस चीन नहीं, पाकिस्तान अमेरिका नहीं, भारत चीन यस। भारत चीन के जो बीच की रेखा है अंतर्राष्ट्रीय रेखा, इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और एग्जाम में भारत पाकिस्तान का भी आ चुका है, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ। अच्छा, इसको रेड क्लिफ रेखा क्यों बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन जान लो, ऐसे पूछा नहीं गया। हुआ क्या था, जो भारत और पाकिस्तान तभी एक था, जब भारत पाकिस्तान बना था तो रेड क्लिफ नाम का एक अंग्रेज आया था, जिसको पूरा नक्शे का पता था। उसको बुलाया गया था, उसने क्या किया, यूं 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 ड्राव कर दिया और बोला ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये रेखा जो था, जो उसने मैप में बनाए थे, उस मैप वो रेखा ही भारत को अलग और पाकिस्तान को अलग करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो वो रेखा जिसने बनाया था उसका नाम था रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। तो उन्हीं के नाम पे इस रेखा का नाम भी रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया। क्लियर है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। तो क्वेश्चन क्या था, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच का रेखा मैकमोहन रेखा, सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 17। शरीर में प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी क्वेश्चन है कि शरीर में लगभग एक सेकंड में लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? 1.5 लाख, 150 लाख, 120 लाख, 160 लाख, 130 लाख। तो सही जवाब है ए, 150 लाख कोशिकाएं जो है प्रति सेकंड नष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखें अगर, तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बहुत बढ़िया, नीदरलैंड। इसका राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। ठीक है, इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल, समुद्री तट, शेर या लिली? सही जवाब क्या है? शेर, सी इसका शेर। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित है? मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित है? 25, 15, 20, 50 और 20। चलो 20% भाग जो है, 20% अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली लगभग जो भाग है वो मानव शरीर का प्रोटीन से निर्मित है। डी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 20वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। थायरोक्सिन यह हार्मोन कहाँ से स्रावित है? अपटू ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, पीयूष और अद्रविक। तो अपटू ग्रंथि गले में होता है, गले के नीचे हल्का सा, मतलब गले में कह सकते हो, वहाँ से थायरोक्सिन जो है हार्मोन का स्राव होता है। ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, किस मिट्टी में पोटाश की अधिकता होती है? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो पोटाश तो जलोढ़ में भी है, लाल मिट्टी में भी है, लेटराइट में भी है। तो क्या करें, लाल मिट्टी की अधिकता होती है, सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है ना? तो ए, ए इसका सही आंसर। जो लेटराइट मिट्टी है उसके अंदर पोटाश की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, ए। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। जलोढ़ मिट्टी की बात करो अगर, ठीक है, अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करो, जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसका क्या होता है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है पोटाश और फास्फोरस। पोटाश और फास्फोरस, फास्फोरस होता है। और लाल मिट्टी की अगर बात करो तो इसके अंदर पोटाश सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पोटाश के है तो गहरी लेटराइट मिट्टी जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटाश मिलता है। इसके अंदर तुम्हें चूना भी मिलता है। तो काली मिट्टी में मैग्नीशियम और चूना दोनों मिल जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश और फास्फोरस मिलता है। लाल मिट्टी में पोटाश मिलता है, लेकिन लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा पोटाश मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटाश किसमें मिलता है? लेटराइट मिट्टी में मिलता है। तो ए इसका सही आंसर, किसमें पोटाश अधिकता होती है चारों में से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन डे, ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे से मनाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सी नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, हर साल ओजोन डे को 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मालाताल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जितना भी ताल झील है ना, जैसे नैनीताल, भीमताल, मालाताल है ना, सारा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। बी इसका राइट आंसर हो गया। आज की वीडियो को सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते क्या है। किस मुगल शासक ने का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। कौन से ऐसे मुगल शासक है जिनका राज्याभिषेक 2 बार हो? जहांगीर नो, अकबर नहीं, बाबर नहीं, औरंगजेब यस, जिनका 2 बार हो चुका है। और कब कब हुआ है एक बार देखिए। दोनों राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। एक हुआ था 31 जुलाई 1658 ईस्वी में हुआ था पहला राज्याभिषेक, और दूसरा हुआ था 15 जून 1659 ईस्वी को, मतलब जस्ट 1 साल के बाद कह सकते हो लगभग, है ना। तो 31 जुलाई, फिर से लिख लीजिए ऐसे कि राज्याभिषेक जो पहला हुआ था 31 जुलाई 31/7/1658। तो ये सब डेट तो नहीं पूछता, लेकिन ईस्वी पूछ देता है। और दूसरा कब था? 1659। ठीक है, 1650 दूसरा राज्य। और दोनों कहाँ हुआ था? तो दोनों दिल्ली में ही राज्याभिषेक उनका हुआ था। तो किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। किस वंश के थे? तो मुगल वंश के थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है वो देखते हैं।
WWW भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? खली का नाम आपने जानता होगा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दीपक सिंह राणा नो, कुलदीप सिंह राणा ना, सेठ सिंह राणा, दलीप सिंह राणा यस, दलीप सिंह राणा उनका नाम था, नाम है इवन, ठीक है डी। तो खली का नाम दलीप सिंह राणा ही है। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको पढ़ के। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, बुधवार, शुक्रवार और सोमवार 3 दिन हमारा वीडियो आता है। 25 क्वेश्चंस होते हैं, फिर से बता दूं। अगला क्वेश्चन फिर कब आने वाला है? फ्राइडे को आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जीके में बार बार पूछे जा चुके होते हैं, है ना। एग्जामिनेशन आपको बहुत मदद करेगा। लाइक करना मत भूलना, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, आपको वहाँ अपडेट मिलते रहेंगे। इवन मैं कुछ दिन में क्विज़ भी डालूंगा उसके ऊपर, ताकि आपका क्वेश्चन जो है रिवाइज होता रहे। और दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। कब मिलेंगे? फ्राइडे को फिर मिलेंगे शाम में 8:30 बजे। फटाफट आप लोग एक्टिव रहना और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।